हेलो दोस्तों, स्टडी विद सोहेल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सेकेंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन साइकिल्स एंड रेफ्रिजरेंट्स। तो दोस्तों, इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसके 3 पार्ट्स जो है स्टार्टिंग के वो थ्योरेटिकल बेस है और लास्ट का 4th पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल बेस है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेफ्रिजरेशन को अचीव करने के 3 अलग अलग मेथड हैं। जैसा कि फर्स्ट मेथड है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सेकंड है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और थर्ड जो है वो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। तो डिस्कस करते हैं आज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, ये जो डायग्राम है ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन का है, जो कि कंसिस्ट होता है 4 कंपोनेंट्स पर। फर्स्ट है कंप्रेसर, सेकंड है कंडेंसर, थर्ड है एक्सपांशन वॉल और फोर्थ है इवापोरेटर। तो जानते हैं इसके वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले जो है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट जो है वो इवापोरेटर से कंप्रेसर में आता है। कंप्रेसर के सक्शन वॉल में ये वेपर रेफ्रिजरेंट जब आता है तो कंप्रेसर इसको कंप्रेस करता है और डिस्चार्ज करता है कंडेंसर को। जब ये कंडेंसर को डिस्चार्ज करता है तो वेपर रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है। कंडेंसर में जब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट आता है तो कंडेंसर इसको कूल करता है, कंडेंस करता है। जब कंडेंसर के अंदर वेपर रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट होता है कंडेंस लिक्विड रेफ्रिजरेंट के अंदर, तब उसको स्टोर किया जाता है एक वेसल में, जिसको हम रिसीवर कहते हैं। रिसीवर के बाद क्या होता है, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट पास होता है एक्सपांशन वॉल में। एक्सपांशन वॉल जिसको हम थ्रोटल वॉल भी कहते हैं। अब ये एक्सपांशन वॉल क्या करता है, इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को जो है एक कंट्रोल रेट में पास करता है इवापोरेटर में। मींस ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है लिक्विड, इसके लिए इसको कंट्रोल रेट में उसका प्रेशर और टेम्परेचर को रिड्यूस करते हुए इवापोरेटर में सेंड करता है। इवापोरेटर जो है वो कंसिस्ट होता है कॉइल्स ऑफ पाइप से, जिसमें जो है लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट जो कि लो प्रेशर और लो टेम्परेचर होता है वो इवापोरेटेड हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है वेपर फॉर्म में, जो कि लो प्रेशर और लो टेम्परेचर होता है। जानते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल्स के डिफरेंट टाइप्स को। सबसे पहले जो है वो ड्राई कंप्रेशन है, सेकंड जो है वो वेट कंप्रेशन है, थर्ड जो है वो साइकिल विद सुपर हीटिंग है, फोर्थ है साइकिल विद सब कूलिंग। तो इन सबको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेपर कंप्रेशन साइकिल्स जो है उसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है 2 चार्ट के ज़रिए। फर्स्ट है प्रेशर एंथैल्पी चार्ट और सेकंड वाला होता है टेम्परेचर और एंट्रोपी का चार्ट। ठीक है। इसके अंदर जो है वो 3 रीजन होते हैं। सबसे पहले जो आपके जो लेफ़्ट में दिख रहा है प्रेशर एंथैल्पी के चार्ट में, ये होता है सब कूल रीजन। बीच में जो होता है वो वेट रीजन और लेफ़्ट राइट साइड में जो होता है वो होता है सुपर हीटेड रीजन। ठीक है। तो इन 3 रीजन को आप ध्यान में रखिए। अब एक्सप्लेन करते हैं कि ड्राई कंप्रेशन होता क्या है और वेट कंप्रेशन क्या होता है। ड्राई कंप्रेशन के बारे में सबसे पहले ड्राई कंप्रेशन जो है वो मैक्सिमम रेफ्रिजरेटिंग इफ़ेक्ट पाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, इवापोरेशन प्रोसेस के दौरान यहाँ पर हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो कंटिन्यूसली होती रहती है जब तक कि वेपर रेफ्रिजरेंट जो है वो ड्राई सैचुरेटेड ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि जैसा कि ड्राई कंप्रेशन का चार्ट आपको दिख रहा होगा प्रेशर एंथैल्पी का, इवापोरेशन प्रोसेस जो है वो 0.4 से स्टार्ट हुआ और 0.1 पे फिनिश हुआ। मींस 0.1 जो है वो सुपर हीटेड रीजन है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहा जब तक कि आपका वेपर रेफ्रिजरेंट जो है वो ड्राई सैचुरेटेड ना हो जाए। ठीक है। ड्राई कंप्रेशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके कंप्रेसर का जो इनलेट है वो ड्राई सैचुरेटेड यानी सैचुरेटेड वेपर लाइन में होगा। मींस यहाँ पर प्रोसेस 1 और 2 कंप्रेशन है तो आपका जो इनलेट है यानी 0.1 वो एग्जैक्टली सैचुरेटेड वेपर लाइन में होगा। ठीक है। और ड्राई कंप्रेशन में क्या है, हमको COP ज़्यादा मिलेगी और ये ज़्यादा एफिशिएंट साइकिल होगी।
इसका मतलब ये है कि जब हमको कंप्रेसर के इनलेट में ही ड्राई सैचुरेटेड वेपर मिलेगा तो इस वजह से कंप्रेसर को जो वर्क है वो कम लगेगा। इस वजह से इसका COP भी हमको ज़्यादा मिलेगा और ये साइकिल भी मोर एफिशिएंट होगी। अब बात करते हैं वेट कंप्रेशन की। वेट कंप्रेशन में क्या होता है, आपका इवेपोरेशन प्रोसेस के दौरान हीट एब्जॉर्ब तो होती है रेफ्रिजरेंट से, बट ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। इसका मतलब ये है कि आपका इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो सैचुरेटेड वेपर लाइन तक नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ड्राई कंप्रेशन में 0.4 से इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ और एग्जैक्टली सैचुरेटेड वेपर लाइन के पास वो इवेपोरेशन प्रोसेस फिनिश हुआ। बट यहाँ पर क्या होता है, वेट कंप्रेशन में इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है 0.4 से, बट सैचुरेटेड लाइन तक नहीं पहुँच पाता। वो सैचुरेटेड लाइन के पहले ही इवेपोरेशन प्रोसेस फिनिश हो जाता है, स्टॉप्स हो जाता है। ठीक है। वेट कंप्रेशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इनलेट जो रहता है वो कंप्रेसर का, वो हमेशा वेट वेपर रीजन में होगा। यानी यहाँ पर जो वेट रीजन दिख रहा है इसके अंदर ही कंप्रेसर का इनलेट होगा वेट कंप्रेशन में। और इस वेट कंप्रेशन में हमको जो है COP भी कम मिलेगी और ये साइकिल एफिशिएंट भी कम है। इसकी वजह यह है कि कंप्रेसर के इनलेट में ही जब हमको वेट वेपर यानी वेपर जो सैचुरेटेड नहीं हुआ है, ऐसा वेपर अगर कंप्रेसर के इनलेट में ही मिलेगा तो कंप्रेसर को जो वर्क है वो ज़्यादा लगेगा। इस वजह से यहाँ पर COP भी हमको यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी हमको कम मिलेगा और ये साइकिल भी लेस एफिशिएंट होगी। ठीक है। वेट कंप्रेशन जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला वेट कंप्रेशन जो होता है, वेट कंप्रेशन विथ कंप्रेसर डिस्चार्ज एज ड्राई सैचुरेटेड वेपर, यानी ऐसा वेट कंप्रेशन जिसका जो डिस्चार्ज है वो परफेक्टली ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन पर होगा। और सेकंड जो होता है वो वेट कंप्रेशन विथ कंप्रेसर डिस्चार्ज एज वेट वेपर, यानी ऐसा कंप्रेशन जिसका कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज है वो सैचुरेटेड लाइन के पहले ही हो जाएगा, यानी वेट रीजन में ही उसका डिस्चार्ज होगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी वेट कंप्रेशन होगा तो कंप्रेसर का जो इनलेट है वो हमेशा ही वेट रीजन में होगा, लेकिन वेट कंप्रेशन के जो डिस्चार्ज है वो वेट रीजन में भी हो सकता है और सैचुरेटेड लाइन में भी हो सकता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस था दोनों में। अब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का थर्ड टाइप है सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग में क्या होता है, इवापोरेशन के बाद भी रेफ्रिजरेंट जो है वो कुछ समय के लिए इवापोरेटर में ही रहता है, जिसकी वजह से हीट जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। और जब वेपर रेफ्रिजरेंट या फिर लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट जब इवापोरेटर से निकलता है और कंप्रेसर के इनलेट में जाता है तब वो सुपर हीटेड फॉर्म में हो जाता है। सुपर हीटिंग का जैसे आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं pH और TS। ठीक है। तो जैसा यहाँ पर आपने देखा कि प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम में 4 to 1 इस प्रोसेस में इवापोरेशन हुआ, बट इसके बाद भी कुछ समय के लिए लिक्विड लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जो है वो कुछ समय के लिए इवापोरेटर में ही रहा, यानी 1 to 1, जिसकी वजह से ये सुपर हीटेड हो गया। इसलिए इस रीजन को जो है सुपर हीटिंग हम कहेंगे। ठीक है। सुपर हीटिंग में क्या है, यहाँ पर हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो दो स्टेज में हो रही है। एक फ्रॉम 0.4 to 1 और दूसरा स्टेज फ्रॉम 0.1 to 1। इस तरह से दो स्टेज में यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पे जो 1 to 1 है ये सुपर हीटिंग रीजन हुआ, क्योंकि इवापोरेशन होने के बाद भी कुछ और समय के लिए यहाँ पर जो है वेपर रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में रहा, इस वजह से इसको कहेंगे सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग को जो है हम कंप्रेसर की लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं। अब कंप्रेसर की लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए किस तरह, तो इसकी वजह यह है कि सुपर हीटिंग की वजह से हमको जो कंप्रेसर के इनलेट में जो वेपर रेफ्रिजरेंट मिलता है वो सुपर हीटेड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर की जो है लाइफ इंक्रीज़ होती है, कंप्रेसर इजीली वर्क करता है और कंप्रेसर को जो वर्क डन है वो कम लगता है। जानते हैं सब कूलिंग के बारे में। तो सब कूलिंग को जो है अंडर कूलिंग भी कहा जाता है। ठीक है।
तो इसका डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द रेफ्रिजरेंट बिलो कंडेंसर टेम्परेचर फॉर गिवन प्रेशर। ठीक है, तो सब कूलिंग का मतलब क्या है कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि कंप्रेशन के बाद जो वेपर रेफ्रिजरेंट आता है वो कंडेंसर में आता है और कंडेंसर में जो है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कूलिंग का मतलब क्या है कि कंडेंसर में जब कंडेंसेशन प्रोसेस और कूलिंग प्रोसेस जब होता है उसके बाद भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो कूल होता है। कंडेंसेशन प्रोसेस होने के बाद भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट वापस से कूल होता है, तो उस रीजन को हम कहेंगे सब कूलिंग। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको pH चार्ट दिख रहा होगा सब कूलिंग का। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2- to 3- यहाँ पर जो है कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ। ठीक है, बट 3- के बाद भी जो है यहाँ पर लाइन एक्सटेंड हुई, इसका मतलब कंडेंसेशन यानी लिक्विड को कूल किया गया कंडेंसेशन प्रोसेस होने के बाद भी। तो उस रीजन को यानी 3- to 3 रीजन को हम कहेंगे सब कूलिंग। ठीक है, तो ये था सब कूलिंग का डेफिनेशन। सो सब कूलिंग को जो है हम COP यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं, तो उसकी वजह ये है कि सब कूलिंग की वजह से जो है वो रेफ्रिजरेटिंग इफ़ेक्ट जो है वो इंक्रीज़ होता है और कंप्रेसर का वर्क जो लगता है कंप्रेसर को वो भी चेंज नहीं होता। इस वजह से इसको जो है COP इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये था सुपर हीटिंग, सब कूलिंग, वेट कंप्रेशन और ड्राई कंप्रेशन का एक्सप्लेनेशन। सो आपको ये सब डायग्राम जो है pH और TS के ये रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली ड्राई कंप्रेशन का जो डायग्राम है उसको आपको ध्यान में रखना है और आपको ये बात याद रखना है कि ड्राई कंप्रेशन में क्या प्रोसेस है और उसका चार्ट कैसा है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि वेट कंप्रेशन में क्या है। सो वेट कंप्रेशन में सिर्फ इतना डिफरेंस है ड्राई कंप्रेशन से कि वहाँ का वेट कंप्रेशन में जो है वो कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज है या तो वेट रीजन में आएगा या तो फिर सैचुरेटेड वेपर लाइन में आएगा। सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी सब डायग्राम तो पूरी तरह से सेम है। ठीक है, और अगर आपको सुपर हीटिंग का डायग्राम बनाना होगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुपर हीटिंग में इवापोरेशन के बाद भी प्रोसेस कुछ समय के लिए चलता है इवापोरेटर में। सो इसलिए यहाँ पर जो है इवापोरेशन के बाद एक लाइन को एक्सटेंड करना है, बाकी डायग्राम सेम है ड्राई कंप्रेशन की तरह। सब कूलिंग का भी डायग्राम याद रखना बहुत ही ईजी है। जैसा कि मैंने बताया कि सब कूलिंग में कंडेंसर के बाद भी लिक्विड को कूल किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कंडेंसर के बाद 3- to 3 लाइन इंक्रीज़ होगी। बस यही चीज़ें याद रखना है और कुछ नहीं। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।